तो हेलो गाइज, माय नेम इज़ हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो गुप्ता एम्पायर है वो स्टार्ट किया था। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सबसे पहले तो जो गुप्ता एम्पायर है जो कि सेकंड बिगेस्ट एम्पायर बनाता है इंडिया के अंदर। फर्स्ट बनाते हैं कौन? मौर्यंस, और सेकंड कौन बनाते हैं? गुप्तास। ठीक है, और इनके बीच के टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? पोस्ट गुप्ता, पोस्ट मौर्यन एरा, है ना। उसके बाद फिर सेकंड जो बड़ा एम्पायर बनाते हैं वो बनाते हैं गुप्ताज। तो सबसे पहले चलो हमारी हेडिंग डालते हैं गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर। और गुप्ता एम्पायर हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं। आज जो इसकी वीडियो है ये इसकी सेकंड वीडियो है। और लास्ट वीडियो में सबसे पहले तो हमने जो हमारे गुप्ताज के किंग थे उनके बारे में जाना था। एक एक के बारे में मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया था, है ना। उसके अंदर हमने उनके बारे में बात की थी कि हमने देखा था कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट किंग्स हैं। और उसके बाद फिर लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में बताया था। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद जो राजा बनते हैं, जो रूलर बनते हैं, जो गद्दी पे बैठते हैं, उनका नाम है, बीच में लिखता हूं इधर, समुद्रगुप्त। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको जो समुद्रगुप्त है इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो इनका टाइम पीरियड चलता है 335 एडी से लेकर 380 एडी तक। ठीक है, अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की। अब देखो, जो चंद्रगुप्त में मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त ने कैसे अपनी जो टेरिटरी थी वो थोड़ी सी आगे बढ़ाई, है ना, थोड़ी सी और आगे, मतलब आसपास की जो टेरिटरी थी उनको कैप्चर किया। तो अब जो समुद्रगुप्त हैं ये क्या करते हैं, ये उसी जो टेरिटरी थी इनकी उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं। सभी डायरेक्शंस में, जितनी भी डायरेक्शन है सभी जगह अपने एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं, उन पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस। और ये जो हमारे जो मिलिट्री के एक्सपेडिशन करते हैं, मतलब कि मिलिट्री की पावर से अपने आप को बढ़ाते हैं, अपनी टेरिटरी को बढ़ाते हैं। तो इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? इसके बारे में हमें पता चलता है एक प्रयाग प्रशस्ति। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रशस्ति क्या होता है। देखो, प्रशस्ति आप ऐसे याद रखो, किसी की प्रशंसा करना, मतलब किसी की तारीफ करना। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो भी हमारे जो रूलर्स थे, जो हमारे राजा थे, तो वो अगर वो कुछ जंग जीत के आते थे या कुछ अच्छा काम करते थे तो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए, ताकि लोगों में मेरा नाम हो, आने वाली जनरेशन मेरे को याद रखे, तो वो क्या करते थे, अपनी तारीफ में ही कुछ ना कुछ वो इंस्क्राइब कर लेते थे। कहीं जैसे पिलर्स के ऊपर कर दिया उन्होंने, है ना, या किसी एक बड़े स्टोन के उस पे स्ट्रक्चर पे कर दिया, या कहीं टेम्पल पे कर दिया, कहीं भी कर दिया। तो एक ऐसी जगह करते थे जाकि जो आने वाली जनरेशन तक याद रखे उनको। तो उसको कहते हैं प्रशस्ति। तो प्रयाग में हमें पिलर्स मिलते हैं, प्रशस्ति मिलती है इनकी, जिनके बारे में हमें इनकी जो ये वॉर्स हुई उनके बारे में पता चलता है। तो इनकी जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसके हिसाब से हम इनकी जो वॉर्स हैं इनको 3 फेज में हम मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो बात करते हैं उन 3 फेजेस की। देखो, 3 फेजेस। अब 3 कौन कौन से फेज है अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। जो फर्स्ट फेज है, ठीक है, जो फर्स्ट फेज है वो ये अटैक करते हैं किसके ऊपर? नागा के रूलर थे अच्युत। ठीक है, अच्युत, इनके ऊपर अटैक करते हैं। प्लस दूसरे एक थे कोटा के रूलर नागसेन, इनके ऊपर अटैक करते हैं और इनकी टेरिटरी को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, ये था इनका फर्स्ट फेज। अब बात करते हैं सेकंड फेज की। देखो, सेकंड फेज में ये क्या करते हैं, सेकंड फेज में ये जो हमारा साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया जिसको हम कहते हैं दक्षिणापथ, तो उस वाले एरिया पे ये अटैक कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं उसको। दक्षिणापथ, दक्षिण मतलब क्या होता है? साउथ होता है ना। तो दक्षिणापथ, जो रास्ता साउथ की तरफ जाता है, पथ मतलब होता है रास्ता, और दक्षिण एक दिशा है जो कि साउथ डायरेक्शन है ना। तो दक्षिणापथ मतलब जो रास्ता साउथ की तरफ जाता है उस रास्ते पे को एक्वायर कर लेते हैं, उस रास्ते की तरफ ये अपने आप को मतलब मिलिट्री की पावर से उस रास्ते पे अटैक करके कैप्चर कर लेते हैं। और जिसके अंदर हमें पता चलता है कि ये 12 जो रूलर्स हैं दक्षिणापथ के अलग अलग, उनको हरा देते हैं, उनकी टेरिटरी को कैप्चर कर लेते हैं।
और कैप्चर करने के बाद ये उनकी टेरिटरी को उन्हीं को ही वापस दे देते हैं, अपनी सुप्रीमेसी, जो इनकी सुप्रीमेसी है उसको मेंटेन रखने के लिए। कि अब क्योंकि देखो अभी मैं चलो बताता हूँ, अभी कैप्चर्ड, ठीक है, उसके बाद गेव देम बैक, ठीक है। अब क्यों करते हैं इसका भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इनका फोकस रहता है ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया पे। अब देखो इनकी जो कैपिटल थी गुप्ताज की, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था पाटलिपुत्र में इनकी कैपिटल थी, है ना। अब पाटलिपुत्र में इनकी कैपिटल थी, अब कैपिटल इनकी ऊपर है और ये नीचे अगर ये ज़्यादा एरिया पे कैप्चर करेंगे तो ऊपर नॉर्थ से भी इनका जा सकता है, चांसेस ज़्यादा थे, है ना। तो इस वजह से अब क्या करते हैं कि साउथ इंडिया में ज़्यादा ध्यान ना देके ये नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं। तो अब जो इनकी जो थर्ड एक्सपेडिशन थी, थर्ड जो इनकी वो है थर्ड फेज, अब बात करते हैं उसके बारे में। अब जो इनका थर्ड फेज है उसके अंदर ये क्या करते हैं, पूरे आर्यवर्त को कैप्चर कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, ठीक है। पूरे आर्यवर्त को, आर्यवर्त क्या है, हमारा जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ इंडिया, ठीक है। थर्ड फेज में क्या करते हैं, जो पूरा आर्यवर्त है, आर्यवर्त कब से, आर्यवर्त ये जो नाम है कब से आपको नाम है, अगर आपको याद हो तो वैदिक एज में हमने पढ़ा था आर्यवर्त, है ना। तो आर्यस थे, वो आर्यंस थे, तो वहीं से ही जिस एरिया पे वो नॉर्थ इंडिया वाले एरिया पे उन्होंने अपने आप को बसाया, अपने आप को सेटल किया, उस एरिया को वो आर्यवर्त के नाम से कहने लगे। तो पूरे आर्यवर्त को ही कैप्चर कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे इनकी टेरिटरी की, तो इनकी जो टेरिटरी थी वो अगर आप देखोगे तो वेस्ट में तो ये कुशांस तक पहुंच गए थे। अगर आपको याद हो तो हमने पोस्ट मॉडर्न एरा में कुशांस के बारे में पढ़ा था, है ना। इनकी टेरिटरी इस तरफ वेस्ट में कुशांस तक आ गई थी और साउथ में वाकाटाकाज ये हमारे डेक्कन वाले एरिया के अंदर थी ये डायनेस्टी वाकाटाका। तो यहाँ तक इनकी टेरिटरी साउथ इंडिया में यहाँ तक आ गई थी। तो पूरा अगर आप देखोगे हमारा इंडिया का मैप, ठीक है, तो इस तरफ तो ये कुशांस तक आ गए थे, कुशांस यहीं तक तो थे, गुजरात तक, तो इधर आ गए थे, और इधर वाकाटाका तक, तो इनकी इस तरफ वाले एरिया में आ गई थी इनकी। इन्होंने अपने आप को गुप्ता एम्पायर इधर इस्टेब्लिश किया था और साउथ में भी इधर तक चले गए थे दक्षिणापथ की तरफ से, ठीक है। तो ये भी इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको इनकी जो मिलिट्री एक्सपेडिशन है वो बताई है, इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं इनके बताने की, तो चलो वो भी मैं इधर ही लिख ही देता हूँ साइड में। अब देखो अब इन्होंने काफ़ी इतनी सारी मिलिट्री एक्सपेडिशंस की, तो इस वजह से इनको जो पूरे गुप्ता एम्पायर है इसका ग्रेटेस्ट रूलर कहते हैं, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। पूरे गुप्ता एम्पायर का ग्रेटेस्ट रूलर किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, समुद्रगुप्त। तो आप याद रखना, ठीक है। ये भी क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि कुछ हिस्टोरियंस इन्होंने इतनी सारी मिलिट्री एक्सपेडिशन की, जहाँ पे भी जाते थे जीत के आते थे, इस वजह से इनको एक नाम भी दिया। क्या नाम दिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल भी इनको मिलता है, किनको, समुद्रगुप्त को। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप याद रखना, जो हमारे वनडे एग्जाम्स है उसमें काफ़ी बार पूछा जाता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, हमारे समुद्रगुप्त जी को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि कहीं भी जाते थे तो जीत के आते थे, हार के नहीं आते थे, ठीक है। तो इतना आपको समुद्रगुप्त के बारे में पता होना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर कि इन्होंने अश्वमेध सैक्रिफाइस भी परफॉर्म किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, क्योंकि गुप्ता के हम देखेंगे जितने भी रूलर्स हैं मोस्टली सारे अश्वमेध सैक्रिफाइस परफॉर्म करते हैं। तो ये भी आप चीज़ याद रखना, नेपोलियन ऑफ इंडिया वाली बात याद रखना, और गुप्ता एम्पायर के ग्रेटेस्ट रूलर है समुद्रगुप्त, ये भी याद रखना, ठीक है। और इतना इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था और अब फिर से बताता हूँ कि जो समुद्रगुप्त थे उनके फादर का नाम भी चंद्रगुप्त था, ठीक है। और उनके जो बेटे थे, दूसरे बेटे, उनका नाम भी चंद्रगुप्त सेकंड है।
मतलब चंद्रगुप्त सेकंड नहीं है, उनके बेटे का नाम भी चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त ही था। जो सेकंड और फर्स्ट है ये हमने लगाया है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि हम कौन से चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले आए समुद्रगुप्त के पापा, उनको हमने चंद्रगुप्त फर्स्ट कर दिया, और जो समुद्रगुप्त के दूसरे बेटे थे उनको कर दिया हमने चंद्रगुप्त सेकंड। अब देखो जो ये चंद्रगुप्त है ना, ये गद्दी के ऊपर कैसे बैठे, इसके पीछे भी एक काफ़ी मतलब एक इंटरेस्टिंग कहानी है, तो वो मैं आपको जरूर बताता हूँ। कि अगर आपको पता हो, अगर जब मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया था तो मैंने समुद्रगुप्त जब मैं पढ़ा रहा था, समुद्रगुप्त, तो इनके नीचे दो बेटे बताए थे, एक का नाम रामगुप्त और दूसरा बताए थे मैंने चंद्रगुप्त टू, है ना। मैंने ऐसे फ्लो चार्ट बनाया था और ऐसे बॉक्स बनाया था इनके ऊपर, और मैंने रामगुप्त को छोड़ दिया था। तो उसके पीछे रीज़न था, देखो मैं बताता हूँ क्या, कि जो इंपॉर्टेंट किंग्स थे मैंने उनके ऊपर बनाया था जो राजा बने थे। अब जो समुद्रगुप्त थे, इनके जो बड़े बेटे थे उनको थे रामगुप्त, और छोटे बेटे थे चंद्रगुप्त टू, ठीक है। तो अब क्या होता है, समुद्रगुप्त के बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं हमारे रामगुप्त। तो क्या होता है, रामगुप्त जब राजा बनते हैं तो ये काफ़ी डरपोक होते हैं, डरपोक और वीक रहते हैं, ठीक है। वीक एंड कावर्ड, मतलब काफ़ी डरपोक रहते हैं, काफ़ी वीक रहते हैं। इनकी वाइफ थी जिनका नाम था ध्रुव देवी। तो देखो अब इनकी वाइफ थी ध्रुव देवी, मैं लिख देता हूँ, चलो वाइफ ध्रुव देवी। अब क्या होता है, इस टाइम पे ना जो शाकाज रूलर हैं वो इनको डराते हैं, रामगुप्त को। कौन डराते हैं, शाकाज रूलर। तो हमने पढ़ा था शाकाज के बारे में भी, हमने पोस्ट मॉडर्न एरा में पढ़ा था कि वो भी इस टाइम तक स्टैब्लिश हो रखे थे अच्छे खासे। तो शाकाज रूलर रामगुप्त को डराते हैं और ये डर जाते हैं। तो ये अपनी वाइफ को, ध्रुव देवी को, मतलब देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी पता चलता है काफ़ी डरपोक थे, काफ़ी मतलब वीक थे। और तो क्या होता है, जो चंद्रगुप्त टू हैं, अब इनको लगता है बुरा इस बात का कि भाई हमारे घर की कोई है, कोई फीमेल पर्सन है, उसको आप कैसे दे सकते हो डर के मारे किसी दूसरे रूलर को, है ना। तो जो चंद्रगुप्त टू हैं, अब वो क्या करते हैं, वो जो शाकाज रूलर थे उनको मार देते हैं, है ना, और उन पे अटैक करके उनको मार देते हैं, शाकाज रूलर को, शाकाज रूलर और इन्वेडर दोनों को। तो और शाकाज इन्वेडर को मारने के बाद और ये रामगुप्त को भी मार देते हैं, चंद्रगुप्त जो है रामगुप्त को भी मार देते हैं और गद्दी के ऊपर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये तो राजा थे ना। अगर इनको गद्दी चाहिए तो राजा को तो मारना पड़ेगा इनको। और यही तो है जो वीक राजा है और कावड़ राजा है, जो अपनी बीवी को भी देने के लिए तैयार थे, ध्रुव देवी को। और फिर ये गद्दी के ऊपर ऐसे बैठते हैं, और गद्दी के ऊपर बैठने के बाद अब देखो क्या होता है, गॉट थ्रोन बाय किलिंग शाकाज इन्वेडर एंड रामगुप्त। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं, मैरिड टू ध्रुव देवी। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब ये जो कहानी जो मैंने आपको बताई, ये हमें कहाँ से पता चलती है, ये कहानी ये हमें पता चलती है, इधर ही लिख देता हूँ, ये कहानी हमें पता चलती है, कहानी मतलब जो भी स्टोरी है, देवचंद्र गुप्तम। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बुक्स बताई थी, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में, कि कौन कौन से बुक्स से हमें सोर्सेज पता चलते हैं इनके, तो उसमें से मैंने आपको बताई थी देवचंद्र गुप्तम। तो यहाँ से हमें पता चलता है इनके बारे में, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। अब क्या होता है कि अब ये अपने एम्पायर बढ़ाने के लिए और अपने दुश्मनों को कम से कम करने के लिए, क्योंकि देखो जितना बड़ा एम्पायर होता है उतने ज़्यादा दुश्मन होते हैं, अब अपने दुश्मनों को कम करने के लिए और अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए ये काफ़ी मैट्रिमोनियल अलाइंस चलाते हैं। मैट्रिमोनियल अलाइंस का मतलब कि दूसरे राज्यों की जो राजकुमारी होती थी उनसे शादी करके, या फिर अपनी जो राजकुमारी है या अपनी बहन है उसकी शादी कहीं दूसरे राज्य में करवा के, ताकि जिससे क्या होगा, उनके बीच में अच्छे रिलेशन बनेंगे, तो उनको खतरा कम होगा और उनकी जो पावर है वो भी ज़्यादा बढ़ेगी, पॉलिटिकल पोजीशन उनकी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो ये शादी करते हैं एक मैरिड टू कुबेरनाग, ठीक है, जो कि कौन थी,
डॉटर ऑफ नाग रूलर। जो नाग रूलर थे उनकी डॉटर का नाम था कुबेरनाग, उनसे इनकी शादी होती है। इसके बाद ये अपनी जो बेटी है ना, उनकी शादी भी करा देते हैं डेक्कन वाले एरिया में। तो जिसके बाद क्या होता है, इनकी जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है पॉलिटिकली अपने आप को वहाँ पे डेक्कन वाले एरिया में। कहाँ पे, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पॉलिटिकली स्ट्रांग कहाँ पे, डेक्कन वाला एरिया, डेक्कन एंड सेंट्रल। तो डेक्कन और सेंट्रल वाले एरिया में अपने आप को स्ट्रांग कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मैं और बताऊँ तो इस टाइम पे शाकाज जो रूलर्स थे इनको, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दो, डिस्ट्रॉयड शाकाज रूलर। और जिसके बाद इनको मालवा एंड गुजरात, मालवा एंड गुजरात ये इनके अंडर में आ जाता है, इनके कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। और जिसके बाद ये क्या करते हैं, अपनी सेकंड कैपिटल बनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट कैपिटल कौन सी है, फर्स्ट कैपिटल तो पाटलिपुत्र है। तो सेकंड कैपिटल बनाते हैं ये उज्जैन को। उज्जैन को सेकंड कैपिटल बनाने के बाद है ना, अब इन्होंने शाकाज को भी हरा दिया। देखो शाकाज जिनका, इसका चंद्रगुप्त सेकंड का भाई जो रामगुप्त थे वो शाकाज से डर रहे थे। अब चंद्रगुप्त सेकंड ने शाकाज को भी हरा दिया। और इसके बाद इनको हराने के बाद ये टाइटल लेते हैं। टाइटल कौन कौन से लेते हैं, एक तो टाइटल लेते हैं सकरी। सकरी मतलब देखो शाकाज से सा से याद रखो, सकरी, सकरी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकाज, डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकाज। और सेकंड नंबर पे टाइटल लेते हैं विक्रमादित्य का। और ये टाइटल इन्होंने खुद ने अपने आप को दिया था, विक्रमादित्य, कि मैं विक्रमादित्य हूँ। विक्रम मतलब होता है जो जीतने वाला हो, विजय जिसने प्राप्त कर ली, विक्रम आदित्य, ठीक है। तो ये इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ है, जैसे कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे नवरत्न थे, अगर आपने याद हो तो नवरत्न थे। तो नवरत्न भी हम अभी देखते हैं आगे, यहाँ पे जगह नहीं बची, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा के इसके ऊपर लिखूंगा यहाँ पे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानते हैं हमारे जो चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं, है ना, इनके और बारे में। अब देखो अब बात करते हैं इनकी टेरिटरी की। अगर मैं बात करूँ आपसे इनकी टेरिटरी मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखो ये वेस्ट में, हमारा जो वेस्ट है यहाँ पे इनकी टेरिटरी थी गुजरात तक। और हमारा नॉर्थ में अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ में इनकी टेरिटरी थी हिंदू कुश, जो हमारे माउंटेन्स हैं। कहाँ पे, मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया, हिंदू कुश माउंटेन हमारे अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे हैं, ठीक है। तो वहाँ तक इनकी नॉर्थ में थी। और अगर मैं बात करूँ ईस्ट में, ईस्ट में इनकी थी बंगाल तक, और साउथ में इनकी थी नर्मदा वैली तक, ठीक है। इनके टाइम पे अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इनके टाइम पे ना एक चाइनीज़ ट्रैवलर, चाइनीज़ ट्रैवलर भी आते हैं जिनका नाम होता है फाहियान। ये याद रखना, फाहियान नाम, फाहियान आते हैं जो कि अपनी एक बुक वगैरह लिखते हैं। उनकी बुक से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है इस पीरियड के बारे में, जो हमारा गुप्ता एम्पायर है इनके बारे में। इसके अलावा जैसे मैंने आपको भी बताया कि इनके टाइम पे एक नवरत्न थे, इधर लिख देता हूँ नव रत्न, जिनको कहते हैं 9 जेम्स। अब ये क्या थे, ये जो नवरत्न है हमारे, मतलब 9 ऐसे लोग थे जो इम्पोर्टेंट लोग थे इनके कोर्ट में। कोर्ट मतलब इनके दरबार में बैठते थे 9 ऐसे इम्पोर्टेंट लोग। अब उनके बारे में जान लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हैं जिनका नाम है अमरसिंह। अमरसिंह थे, नंबरिंग भी कर देता हूँ। और ये क्या थे, ये एक पोएट थे एंड संस्कृत स्कॉलर थे। पता होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। और दूसरे थे हमारे धनवंतरी, धनवंतरी थे और ये थे फिजिशियन।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो धन्वंतरी थे वो फिजिशियन थे, या अमरसिंह थे वो क्या थे, पोइट और संस्कृत स्कॉलर थे, जिनको संस्कृत के लैंग्वेज के बारे में या तो सीख रहे होते हैं या उनको पढ़ाने में पढ़ाते हैं या उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, उनको कहते हैं स्कॉलर। ठीक है। तीसरे थे हमारे, अगर मैं बात करूं आपसे, तो हरिसेन। और ये कौन थे, इन्होंने इलाहाबाद का जो पिलर था, जो हमने अभी बात की थी, इलाहाबाद पिलर, उसमें भी काफ़ी इंस्क्रिप्शंस इन्होंने की थी, और इनकी पोजीशन भी एक मतलब अच्छे मंत्री की तरह थी इनके कोर्ट में। किनके कोर्ट में? चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में। ठीक है। अब फोर्थ बात करता हूँ तो मैं कालिदास भी थे। कालिदास का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। कालिदास थे, ये भी क्या थे, पोइट थे, एक कवि थे कालिदास। और एक थे हमारे 5वें नंबर पे शंकु। और जो ये शंकु थे ये आर्किटेक्ट थे। जो शंकु है हमारे, इन्होंने कहते हैं जो पैलेस था इनका, जो पाटलिपुत्र में जो इनका दरबार था और जो इनका पूरा महल था, उसके अंदर भी काफ़ी काम किया किन्होंने, शंकु ने। अब 5 हो गए, छठे बाकी के 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो सिक्स्थ है हमारे वाराहमिहिर। ठीक है। और ये क्या थे, ये थे हमारे पोएट एंड राइटर। और 7वें नंबर पे है हमारे वारारुचि। अरे स्पेलिंग गलत हो गई, वारारुचि। अब जो वारारुचि थे ये क्या थे, ये भी एक संस्कृत स्कॉलर थे। और आप देखोगे जो गुप्ता एम्पायर है इसके अंदर संस्कृत के आपको काफ़ी लोग मिल रहे हैं जो इनको, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है हमें कि इन टाइम पे जो संस्कृत लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होती है, काफ़ी डेवलपमेंट्स आते हैं हमारी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। तो ये भी आपको एक की पॉइंट पता चल गया कि संस्कृत लैंग्वेज, या फिर अभी हम आगे बात करेंगे इस बारे में कि हिंदुइज्म, इससे पहले हम देख रहे हैं बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ रहा है ना। तो यहाँ तक आते आते, गुप्ता एम्पायर तक आते आते बुद्धिज्म काफ़ी कम हो जाता है और हिंदुइज्म फिर से रिवाइव होता है। इसके अलावा तो मैं बात करूं आपसे वेटल भट्ट। वेटल भट्ट क्या थे, ये एक मैजिशियन थे। ठीक है। ये हो गए हमारे वेटल भट्ट। अब एक बचे हमारे कश्यपना। और ये क्या थे, ये थे हमारे एस्ट्रोलॉजर, जो भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है। तो ये 9 है, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9। तो ये 9 है, और इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से जो ये थे हमारे, जैसे कि कालिदास तो पोएट थे, ये आपको काफ़ी इजी भी है कालिदास, और इनके जो दोहे हैं वो भी फेमस है। तो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रूलर थे, काफ़ी रूलर कह रहा हूँ। कालिदास जो थे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पोएट थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इनके नवरत्न का एक पार्ट थे। ठीक है। तो इतना आपको जो चंद्रगुप्त सेकंड है इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद की एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, चंद्रगुप्त गुप्ता एम्पायर पार्ट 3 करके, ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 करके एक वीडियो और बनाऊंगा। उसके अंदर हम क्या कहते हैं, इनके बाद जो रूलर थे चंद्रगुप्त सेकंड के बाद, कुमारगुप्त है ना और स्कंदगुप्त, उनके बारे में बात करेंगे। और जो गुप्ता एम्पायर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो जीरो थे, जीरो का जो आविष्कार हुआ, कहते हैं ना कि जीरो किन्होंने दिया था, इंडिया ने तो दिया है। जीरो का जो इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, वो किसने की, इंडिया ने की। और इंडिया में भी किसी एक पर्सन ने की, उस पर्सन का नाम था आर्यभट्ट। तो वो भी गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ही थे। ठीक है। वो एस्ट्रोलॉजर भी थे, उन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है सूरज का कितना चक्कर लगाती है, पूरा एग्जैक्ट टाइम बताया था उन्होंने। और उन्होंने जीरो का भी आविष्कार किया था। तो ये भी पता होना चाहिए हमें, और गुप्ता एम्पायर में हुआ था इसी टाइम पीरियड पे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद के जो थर्ड पार्ट है वो मैं नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें डालूंगा। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।